आपको सबसे ज़्यादा थ्योरी पढ़ने को मिलेगा प्रोनाउन वाले टॉपिक में। उसमें बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग केस वगैरह सब कर चुके हो मेरे साथ, है ना। बट वो जब थ्योरी में पूछा जाता है ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि अगला हमसे पूछ क्या रहा है। सिंपल से 2 लाइन्स आएंगे ट्रू एंड फॉल्स में। तो इसलिए प्रोनाउन में हम बहुत टाइट थ्योरी करेंगे। ये एक हल्का फुल्का थ्योरी का एक आइडिया ले लो कि होता क्या है। वर्ब्स थ्योरी राइट डाउन, फिर इसमें रटना क्या है, मतलब रटना इन द सेंस समझ के, टू गेट इट क्लियर, वो मैं इंडिकेट कर दूंगी आपको। सब कुछ नहीं, बट स्टिल विद इन द क्लॉज स्ट्रक्चर, डोंट टॉक, प्लीज डोंट टॉक, within the clause structure, the verb element we is the most central element। ये लाइन फिट दिमाग में होना चाहिए, ये थ्योरी है, दिस यू शुड नो। अब ट्रू एंड फॉल्स, द वर्ब एलिमेंट, मैं जिसको थ्योरी कहती हूं वो उस थ्योरी को तुम एक अलग रजिस्टर में उतारो। अभी तक मैंने जितने टॉपिक्स में आपको थ्योरी का है ना, वो 4-4, 3-3 सेंटेंसेस अलग रजिस्टर में टॉपिक वाइज डाल के रखना। मैं एंड में एक बार पूरा रिवाइज करा दूंगी। द वर्ब एलिमेंट इज द मोस्ट सेंट्रल एलिमेंट in that, अब देखो वो आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, आपको केवल ये देंगे द वर्ब एलिमेंट इज द मोस्ट सेंट्रल एलिमेंट इस मामले में की, बिकॉज कर देंगे वो कुछ भी, और फिर 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से विच एवर ऑप्शन, सपोज वो कहें विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, तो आपको एक पिकअप करना पड़ेगा जो कि नॉट ट्रू है ना, और एक आप मतलब बाकी 3 तो ट्रू होंगे और एक नॉट ट्रू होगा, और दूसरा होगा जिसमें कि विच इज ट्रू, उसमें 3 गड़बड़ होंगे और आपको एक सही पकड़ना होगा। तो पहले आप सारे सही को जान लो और फिर इसको उलट पुलट करके कि भाई इसको अगर नॉट में पूछा जाए या विच इज ट्रू में पूछा जाए तो यू शुड हैव द आंसर। आओ माला, आओ। तो नाउ यू आर सीइंग द रीजंस। 1, इट्स पोजीशन is normally medial rather than initial or final. 2, it is normally obligatory. 3, it cannot normally be moved to a different position, in the clause.
4. It helps to determine what other elements must occur. Transitive verbs are followed by an object, and occur in types SVO, SVOO, SVOC, SVOA, etc. अभी हमने पढ़ा नहीं है कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, अभी हम करेंगे। Intransitive verbs are followed by no obligatory element and can occur in type SV. Example: somebody was laughing. पहले समझ लो, फिर तुम लोग उतारते रहना, क्योंकि वी विल स्विच ऑफ द वीडियो. जस्ट पे अटेंशन हियर टू द बोर्ड. नाउ दिस इज थियोरी. तुम लोग स्पोका लोकेट कर लोगे, वो सब तो इजीली करोगे, वो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम लोग इतने टाइम से कर भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आई. बट जब वही स्पोका का कोई एलिमेंट थ्योरी बनकर आ जाए तो यू शुड नो व्हाट दे आर आस्किंग. अपन को वर्ब्स का पता तो है मोटा मोटा, तुम सब अपने लेवल पे यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, है ना, नाउन वर्ब व्हाट इज देयर इन दैट. बट द थिंग इज कि सी क्या पूछ रहे हैं, विद इन द क्लॉज स्ट्रक्चर. अपन ने देखा वर्ब फ्रेज है ना. जब हम वर्ब कहते हैं तो वी आर टॉकिंग actually of the main verb. Within a verb phrase also we are actually talking of the main verb. बाकी सब elements हैं, चाहे वो auxiliary हो, modal हो, कुछ हो, they are all other elements. हमने देखा था ना constituents of the verb phrase. Okay, so when we talk of the verb within a verb phrase, we are talking of the principal verb, the full verb. Is that clear? अब हम देख रहे हैं कि क्लॉज के अंदर अ सेंटेंस, अ फुल सेंटेंस विदिन अ क्लॉज, विदिन द क्लॉज स्ट्रक्चर, द वर्ब एलिमेंट वी इज द मोस्ट सेंट्रल एलिमेंट. आप पास्ट ईयर्स आरपीएससी के पेपर्स चेक करो, क्वेश्चन पुटअप हुआ है, बिल्कुल पुटअप हुआ है. विच इज द पेरिफेरल एलिमेंट ऑफ अ क्लॉज? Which is the peripheral? अब पेरिफेरल वर्ड ही पता नहीं क्या पूछ रहा है ना. दो टर्म्स समझो, सेंट्रल
मार्जिनल, सेंट्रल, मार्जिनल। एक तो पेज है आपके पास, एक पेज है, आप पेज के बीच में लिखते हो, सेंट्रल है, और एक आप मार्जिन पे लिखते हो। वो मार्जिन तो कोना है ना, किनारे है ना, मार्जिन है, तो मार्जिनल। उस मार्जिनल को ग्रामर में पेरिफेरल कहते हैं। आई बात समझ में? किसी वाक्य में कुछ चीजें तो केंद्र होंगी, उनके बगैर वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती। वो एलिमेंट क्लॉज का या वाक्य का वर्ब है। और कुछ चीजें हैं जिनके बगैर वाक्य की कल्पना बिल्कुल की जा सकती है, वे पेरिफेरल हैं, और वो आपका एडवर्ब एलिमेंट है। जब हम एडवर्ब करेंगे, और अभी इमीडिएटली नहीं कर रहे, इसलिए आई डू नॉट वांट कि मैं ये दूं और आपको कोई एक्सरसाइज दूं और आप उसका स्पोका फोका अपने तरीके से, ये है, डोंट डू ऑल दिस। मैं जहां चल रही हूं मेरे साथ साथ चलो, मेरे आगे चलोगे तो तुम फिर गड्ढे में हो। आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। और अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो ग्रामर की हर बारीकी आई विल टीच यू, क्योंकि एडवर्ब्स जब हम करेंगे तो आई विल टीच यू। तुम्हारे तो कोर्स में एडजंक्ट है, उन्होंने तो एडजंक्ट दे के काम खत्म कर दिया। एडजंक्ट्स अगर आपको जानना है, यू हैव टू नो डिसजंक्ट्स, यू हैव टू नो कंजंक्ट्स एंड यू हैव टू नो सबजंक्ट्स। नहीं पता तो आप एडजंक्ट में घूमते रहोगे, लोकेट ही नहीं कर पाओगे, तुक्का जरूर मार लोगे। इसलिए मेरे आगे मत चलना, साथ साथ चलो बिल्कुल। इज इट क्लियर? इतना मैंने कराया है तो इसके आगे मत जाओ। बस तुम इसी को, इन चीज़ों को बस देखते रहो। पास्ट मैंने जो भी कुछ कराया है, जस्ट गो विद दैट। डोंट स्टार्ट लुकिंग फॉर ए वेयर नो ए इज रिक्वायर्ड जस्ट नाउ। इज इट क्लियर? अब इसको देखो, व्हाट आर दे आस्किंग? बहुत बेसिक चीज़ पूछ रहे हैं, और कितना लंबा चौड़ा है ये। द वर्ब एलिमेंट इज द मोस्ट central element. Today you have understood that the verb is the most central element and the adverb is the most peripheral element. Understood? Peripheral element, marginal element में आपका adverb आ जाता है, central element में आपका verb आता है। अब क्यों आता है? Why is it central? हम reasons देख रहे हैं। अब इनके चार जो options हैं, इसमें से एक option उड़ाकर वो कोई गलत ऑप्शन दे के पूछ सकते हैं, विच इज नॉट ट्रू। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। फर्स्ट है, इट्स पोजिशन इज नॉर्मली, इंग्लिश लैंग्वेज हो या ग्रामर हो, ये नॉर्मली शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश के कई सेंटेंसेस टेंस के रूल से बाहर चले जाते हैं, अदर ग्रामर के रूल से बाहर चले जाते हैं। उसी को हम सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंसेस कहते हैं। अंडरस्टूड? और आज हम सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 2-3 क्लास लग जाएं, बट वो क्लियर हो गया तो एक्टिव पैसिव क्लियर है, क्योंकि एक्टिव पैसिव में सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस बिल्कुल होता है। दूसरा, लिंक वर्ब्स क्लियर है, क्योंकि लिंक वर्ब्स में सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। और तीसरा, आप लोग कर चुके हो, अपन ने सेंटेंसेस बनाया था जिसमें IO प्लस DO है, खूब बनाया अपन ने, है ना? और जब DO प्लस IO होता है तो फिर उस IO को आप क्या बताते हो? आप अपनी मर्जी से कहोगे। कोई कहेगा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, कोई कहेगा नहीं ये भी तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके 17 रूल्स हैं, है ना? वो सब हमको डिटेल में देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कूदो मत। मेरे को तुम लोगों के हिसाब से आई विल डिसाइड कि कब मुझे कितना चलाना है तुम्हें। उसमें बहुत उलझने हैं, हम उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दें, है ना? और क्योंकि वो टू या फॉर के बाद आ रहा है, नहीं नहीं ये तो इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट है, नॉट ऑलवेज, देयर आर रूल्स। ठीक है? बहुत चीटी की चाल चल के इस टॉपिक को समझो, क्योंकि ये थ्योरी है। सो द फर्स्ट थिंग इज इट्स पोजिशन इज नॉर्मली, ग्रामर में थिंग्स कैन गो फ्रॉम हियर टू देयर। मीडियल, मिडिल में आएगा, रादर देन इनिशियल, शुरू में वर्ब, वेरी रेयर, और फाइनल, एंड में वर्ब, रेयर। ट्रेडिशनल वर्ब की जो पोजीशन है वो क्लॉज सेंटर्ड है, सेंटर ऑफ द क्लॉज, मिडल ऑफ द क्लॉज। इज दिस क्लियर? फर्स्ट। सेकेंड पोजीशन, इट इज नॉर्मली ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब कंपल्सरी एलिमेंट इन द सेंटेंस, ऑब्लिगेटरी है। तीसरा, तो इसका ऑपोजिट, एडवर्ब आपके
ऑब्लिगेटरी मोस्टली नहीं होते, तरह तरह के एडवर्ब्स होते हैं, कुछ ऑब्लिगेटरी होते हैं, कुछ नहीं होते, बट मेनली जितने भी एडवर्ब्स हैं वो आपके पेरिफेरल ही हैं। तीसरा, इट कैनॉट नॉर्मली बी मूव्ड टू अ डिफरेंट पोजीशन इन द क्लॉज। इसके ऊपर आरपीएससी का क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, पेरिफेरल के ऊपर क्वेश्चन है, थ्योरी में क्वेश्चन है ना। सो इट कैनॉट नॉर्मली बी मूव्ड टू अ डिफरेंट पोजीशन इन द क्लॉज। कौन सा एलिमेंट है जो कि मूव कर जाता है? एडवर्ब, एडवर्ब शिफ्ट कर जाता है ना। तो इट कैनॉट नॉर्मली बी मूव्ड टू अ डिफरेंट पोजीशन इन द क्लॉज, ये थर्ड रीजन है। फोर्थ, इट हेल्प्स, मतलब ये ग्राउंडेड है, इसकी जड़ है कि मैं यहीं का हूं। आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, आई एम हियर, फिक्स्ड। Fourth, it helps to determine, this is very important, it helps to determine, verb determine करता है कि उसके पीछे क्या आएगा। It helps to determine what other elements must occur. It can make a choice कि verb के बाद O आ सकता है, it can be, है ना, या उसके पीछे C can come, but उसका भी एक definite structure है। तो ये जो 4 थिंग्स हैं ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। दिस होल थिंग यू शुड नो बाय हार्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं, अभी हम लिखेंगे वो एक अलग चीज़ है, बट जिनको कि हम द्वारा फॉर्मेट में डाल पाते हैं इजीली। द्वारा फॉर्मेट में जिसको हम डाल पाते हैं वो हम ट्रांजिटिव, उनको अपन ट्रांजिटिव वर्ब्स कह रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड अकर इन और 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस में ये एक ऑप्शन रहेगा और बाकी 3 इन्हीं से मिलते जुलते, इन्हीं का एक मिक्स एंड मैच होगा और हमको वहाँ आंसर देना पड़ेगा कि कौन सा वाला करेक्ट है। तो दिस यू शुड नो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ सोचने को टाइम नहीं रहेगा। सोच के तो तुम कर लोगे भाई, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आना ही है, पर अगर एक में भी कोई डिफरेंस है बाकी 3 में है तो यू विल मेक अ मिस्टेक। सो यू शुड नो SVO आ सकता है तो आपका V ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव है क्योंकि पीछे O आ रहा है। SVOO आ सकता है, आई टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी। SVOO आ सकता है, SVOC आ सकता है, आई फाउंड द बॉक्स एम्प्टी, हमने क्लास में सेंटेंसेस कर रखी हैं। SVOA बिल्कुल आ सकता है, ऑब्जेक्ट लगा के फिर हम कोई एडवर्ब लगाएं, एडवर्ब है ए तो वो उसका तरह का स्ट्रक्चर भी आ सकता है। ऑल दिस इज पॉसिबल। इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय नो ऑब्लिगेटरी एलिमेंट, ये थ्योरी है। Intransitive verbs are followed by no obligatory element, और ये आराम से इस स्ट्रक्चर में आ सकता है SV, यानी इसके पीछे लगाओ या ना लगाओ चल सकता है। एग्जाम्पल, somebody was laughing। अब इसमें पीछे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना लगाओ तो भी द सेंटेंस इज मेकिंग सेंस। somebody was laughing, the children were talking, है ना। So this is what you are seeing. Intransitive verbs are followed by no obligatory element. ये true and false type में पूछ लेते हैं एक्चुअली, तो इसलिए you should know what this is। हाँ रवि, क्या ट्रेडिशनल वर्ब मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि द वर्ब एलिमेंट, जिसको हम वाक्य में क्रिया कहते हैं ना रवि, क्रिया जिसको कहते हैं, क्रिया के वो वर्ब फ्रेज जिसको हम कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उसके, उसमें जो वर्ब है वो आपका द वर्ब एलिमेंट V, वो मेन वर्ब वाला जो है वो है आपका मोस्ट सेंट्रल। हाँ वो सेंट्रल है, और ये 4 आपको ये पता होना चाहिए। और ट्रांजिटिव के पीछे पीछे ये स्ट्रक्चर्स, और इनट्रांजिटिव इसमें भी आ सकता है। दिस इज ऑल यू नीड टू नो। इज दिस क्लियर?
अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते, नहीं क्लियर हुआ, हाँ नहीं क्लियर हुआ तो 3 साल मत लाओ, कहो मैम नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझाऊंगी, नो प्रॉब्लम, है ना। तुम किस चीज़ को देख के कंफ्यूज हुई हो? इनको देख के कंफ्यूज हुई हो? कौन सा वाला? ये चारों, हाँ, एक बार पूरा ही समझ लो, कोई बात नहीं। देखो, विद इन द क्लॉज स्ट्रक्चर, सेंटेंस के अंदर विद इन द क्लॉज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब जिस तरीके से वाक्य का स्ट्रक्चर है, बनावट है, विद इन द क्लॉज स्ट्रक्चर द वर्ब एलिमेंट इज द मोस्ट सेंट्रल एलिमेंट। मतलब क्रिया एक तरीके से कंपल्सरी एलिमेंट हो जाता है एक सेंटेंस में। अच्छा, क्यों? हम कैसे कह सकते हैं, कैसे साबित कर सकते हैं कि क्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सेंटेंस का? हाँ, अब देखो, इट्स पोजीशन इज नॉर्मली, हम इस नॉर्मली को हर जगह ग्रामर में इसलिए यूज़ करते हैं, चाहे फोनेटिक्स हो चाहे ग्रामर हो, क्योंकि कई जगह रूल्स अप्लाई करती हैं, कई जगह आउट ऑफ द वे जाके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इट्स पोजीशन इज नॉर्मली मीडियल, है ना। तो इससे पहले एस, ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर है वो है SVO, SVC, ये जो चीज़ें हैं, तो इसलिए जनरली वो बीच में आता है, वी एलिमेंट तो बीच में ही आ रहा है, मीडियल रादर देन इनिशियल और फाइनल। वी एंड में आए या वी शुरू में आए, दैट इज नॉट द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर इज वेयर वी इज इन द मिडल। ये क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? अब क्लियर है ना। एस वी, तो वी बीच में आएगा, उसके बाद OIC आए, बट SV बीच में सेंट्रल है। सेकेंड, इट इज नॉर्मली ऑब्लिगेटरी। एक बार को सब्जेक्ट लुप्त हो सकता है, मैं तुम्हें कह सकती हूँ बैठो, सिट, है ना, सब्जेक्ट लुप्त हो गया, यू, बट फिर भी वर्ब तो डालना ही पड़ा ना, सिट, स्टैंड, गो आउट, वॉट एवर, तो शट द डोर। सो सब्जेक्ट भले ही लुप्त हो जाए, बट वी इज एन ऑब्लिगेटरी एलिमेंट, तो इट इज नॉर्मली ऑब्लिगेटरी। हाँ बिल्कुल, हाँ, है ना, यही कह रहे हैं अपन। तीसरा, हाँ, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, कंपल्सरी। इट कैनॉट normally be moved to a different position in the clause. Every morning I go for a walk. Ab I can reframe this sentence and say I go for a walk every morning. So there is a part of the sentence, कोई तो element है इस पूरे structure में जो शिफ्टेबल है, मूवेबल है ना। एवरी मॉर्निंग को मैंने शुरू में रखा, चाहे मैं एवरी मॉर्निंग को बाद में ले जाऊं। कई ऐसे और शब्द हैं, एडवर्ब्स, जो कि आगे पीछे हो सकते हैं, पर वर्ब को आगे पीछे हम नहीं कर पाएंगे, और इसलिए इट कैनॉट अगेन नॉर्मली बी मूव्ड टू अ डिफरेंट पोजिशन इन द क्लॉज। अगेन नॉर्मली ही है। फिर जैसे क्लोज द गेट, क्राइड द फार्मर। अब इसमें क्या हुआ? क्लोज द गेट, क्राइड द फार्मर। द फार्मर तो एंड में गया, क्राइड शुरू में आ गया, इसलिए नॉर्मली। इट कैनॉट नॉर्मली बी मूव्ड टू अ डिफरेंट पोजिशन इन द क्लॉज। ये भी क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तेज सिंह, इट इज क्लियर? फोर्थ, इट हेल्प्स टू डिटरमिन व्हाट अदर एलिमेंट्स मस्ट अकर। ये पूरा जो वर्ब फ्रेज होता है, वो पूरा वर्ब फ्रेज एक्चुअली डिटरमिन करता है। अगर तुम सिर्फ एक मूल वर्ब को लो तो नहीं समझ पाओगे। हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। अब ये मांग रहा है कुछ पीछे, कोई ना कोई एलिमेंट वहां डालना पड़ रहा है, और वो कौन सा एलिमेंट होगा वो ये वर्ब फ्रेज खुद ही डिटरमिन कर रहा है। उसको वहां पीछे
कुछ ना कुछ क्या चाहिए, इट इज़ बीइंग डिटर्मिन्ड कि क्या क्या और इसमें फिट हो सकते हैं। तो इट हेल्प्स, यानी वर्ब डिटर्मिन करता है व्हाट अदर एलिमेंट्स मस्ट अकर, कि उस स्ट्रक्चर में और क्या क्या आ सकता है और क्या चीज़ें आउट होनी होंगी। सो ये तेज सिंह, इज इट क्लियर? नॉट क्लियर तो फिर भी पूछो। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये तुम लोग सब 10th क्लास से एक्टिव पैसिव कर रहे हो, तो तुम्हें बेसिकली पता है कि एक्टिव पैसिव जब हम करते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले जो वर्ब आता है वो हमेशा वीटी होता है, वर्ब ट्रांजिटिव होता है, जिसको हम स्कूलों में सकर्मक क्रिया के नाम से पढ़ा करते थे, है ना। अकर्मक और सकर्मक, तब तो समझ में नहीं आता था ये सकर्मक और अकर्मक है क्या चक्कर तो इसलिए तो सकर्मक जो है दैट इज समथिंग फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। और जब हम करेंगे व्हेन वी डू स्पोका, अभी तो मैंने आपके साथ स्पोका किया नहीं है, जब मैं स्पोका करूँगी आपके साथ तो आई टीच यू अ वेरी सिंपल वे ऑफ लोकेटिंग कि इसको हम कैसे ट्रांजिटिव कैसे बताएं। अगर तुम पैसिव भी नहीं कर पा रहे तो भी तुम क्या कर सकते हो जिससे कि तुम्हें तुरंत समझ में आ जाए कि ये है क्या, है ना, व्हेन वी डू द टॉपिक, नहीं तो सारा खिचड़ी पक जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड अकर इन टाइप्स, यू प्लीज कीप दीज इन माइंड, क्योंकि वहां टाइम नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर इसमें से क्या करेंगे, किसी एक में बीच में सी घुसा देंगे, कुछ कर देंगे, वी समथिंग देयर विल बी, तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा वर्ब, तो कंफ्यूजन रहेगा। तो प्लीज कीप दीज इन माइंड। नेक्स्ट है इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय नो ऑब्लिगेटरी एलिमेंट। इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद कोई एलिमेंट आए ये कंपल्सरी नहीं है, एंड कैन अकर इन टाइप एसवी, जैसे somebody was laughing। आप कहते रहो कि ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, इसमें तो दो ही एलिमेंट्स है, तो क्या हुआ, अगला तो आपको इनट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहा है, वो कंप्लीट प्रेडिकेशन इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के चक्कर में ही नहीं पड़ रहा। कंप्लीट प्रेडिकेशन का मतलब किसी वाक्य में कम से कम 3 तत्वों का होना, तो ऐसा तो कुछ इसमें है ही नहीं। इनट्रांजिटिव वर्ब ही तो देख रहे हैं हम, इनट्रांजिटिव वर्ब में पीछे कुछ आए, इट्स नॉट कंपल्सरी। यहां तक क्लियर है? कैन वी, हाँ, इनिशियल में जनरल, देखो सब्जेक्ट तो इनिशियल, क्लॉज इनिशियल पोजीशन सब्जेक्ट का हमेशा रहता है ना। कभी कभी वो एडवर्ब एलिमेंट शुरू में आ जाता है, वो हो सकता है। वर्ब रेयर केसेस में जो अलग हटकर सेंटेंसेस बनते हैं, जो ट्रेडिशनली हम सेंटेंस बनाते हैं ना, वो ऑर्डर हमेशा एसवी है, एसवी ओ एसवी सी, ये वाला ऑर्डर, ये देख रहे हैं अपन। इसको बंद करो, अभी थ्योरी खत्म नहीं हुई, वी हैव टू कंटिन्यू।